हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है वाक्य विचार। वाक्य विचार में मैं आज आपको साधारण, संयुक्त और मिश्र वाक्य के बारे में बताऊंगा, लेकिन इससे पहले जल्दी से आप हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम आपके लिए समय समय पर नए अपडेट्स और नए वीडियो ला सकें। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक वाक्य विचार। वाक्य विचार के तहत मैं आज आपको बताऊंगा साधारण, संयुक्त और मिश्र वाक्य। पहले बात आती है कि वाक्य क्या है। तो देखिए, वाक्य किसे कहते हैं इसके बारे में मैं आपको बताता हूं कि वाक्य भी किसी भी व्यक्ति की भाषागत दक्षता का आधार उसके द्वारा प्रयुक्त वाक्यों के आधार पर ही किया जाता है। यानी आकलन जो किया जाता है वो व्यक्ति के द्वारा बोले गए वाक्यों के आधार पर ही किया जाता है तथा वाक्य ही वक्ता के आशय को श्रोता के समक्ष स्पष्ट करता है। वाक्य में कम से कम दो पद होते हैं। कौन कौन से? एक कर्ता पद होता है और दूसरा क्रियापद होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे राम खेलता है, इस वाक्य में राम करता है और खेलता है, ये क्रियापद है। अब बात आती है कि वाक्य की परिभाषा क्या है। ये तो वाक्य क्या है हमने बताया, वाक्य की परिभाषा क्या होती है। तो देखिए, सार्थक शब्दों का वह समूह जिसके माध्यम से कोई भाव या विचार पूर्णता और स्पष्टता से प्रकट किया जाता है उसे वाक्य कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, सार्थक शब्दों का वह समूह जिसके माध्यम से कोई भाव या विचार पूर्णता और स्पष्टता से प्रकट किया जाए उसे क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं। वाक्य के अंग, तो वाक्य के दो अंग होते हैं। कौन कौन से? पहला है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। आपसे प्रश्न किया जाता है कई बार कि वाक्य के कितने अंग होते हैं, तो आपको बताने वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। अब उद्देश्य किसे कहते हैं? तो देखिए, उद्देश्य वाक्य में जिस वस्तु या व्यक्ति के विषय में कुछ कहा जाता है। ध्यान दीजिए, वाक्य में जिस वस्तु या व्यक्ति के विषय में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, गाय चारा खा रही है। गाय चारा खा रही है, इस वाक्य के अंदर गाय के विषय में कुछ कहा गया है। गाय चारा खा रही है, इस वाक्य में किसके विषय में कहा है? गाय के विषय में कुछ कहा गया है। क्या कहा गया है? कि चारा खा रही है। तो चारा खा रही है ये गाय के विषय में कहा गया है। अतः गाय जो है वाक्य का क्या हुआ? उद्देश्य हुआ। तो यहां पर गाय वाक्य का उद्देश्य है। दूसरा टॉपिक आता है विधेय किसे कहते हैं। तो विधेय के बारे में देखते हैं कि वाक्य में किसी वस्तु या व्यक्ति के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे गाय चारा खा रही है, इस वाक्य में गाय के विषय में कहा गया है गाय चारा खा रही है। तो यहाँ किसके विषय में कहा है? गाय के विषय में कहा गया है। क्या कहा गया है? कि चारा खा रही है। तो उक्त वाक्य क्या खा रही है, ये वाक्य का क्या है? विधेय हुआ। ध्यान दीजिएगा, गाय चारा खा रही है, हमने ऊपर भी कहा, ऊपर गाय जो है उद्देश्य है और चारा खा रही है ये वाक्य का विधेय है। वाक्य के प्रकार, वाक्य के तीन प्रकार है। मैंने पहले भी आपको बताया है कौन कौन से? साधारण, संयुक्त एवं मिश्र वाक्य। पहला, साधारण या सरल वाक्य किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा देखिए कि जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य यानी एक ही कर्ता और एक ही विधेय यानी क्रिया हो उसे साधारण या सरल वाक्य कहते हैं। साधारण तौर पर हम ये भी कह सकते हैं कि जिस वाक्य में एक ही कर्ता और एक ही क्रिया हो उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, राम बाजार जाता है, गोपाल पाठशाला जाता है, आशा पानी लाती है, मोर नाचता है। इन सभी एग्जाम्पल्स में एक क्रिया और एक कर्ता है। जैसे राम
ये कर्ता हो गया। और जाने की क्या कर रहा है, क्रिया गोपाल कर्ता पाठशाला जाता है, ये क्या है, क्रिया है। आशा कर्ता हो गई, पानी लाना उसकी क्रिया हो गई। और मोर क्या क्रिया कर रहा है, नाचने की क्रिया कर रहा है। तो यहाँ पर दोनों वाक्यों में, इन वाक्यों के अंदर क्या है, एक कर्ता और एक क्रिया है। यानी एक उद्देश्य राम उद्देश्य हो गया और बाजार जाता है ये उसका विधेय हो गया। इसके बाद में दूसरा है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य की परिभाषा है कि जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल या मिश्र वाक्य संयोजक अव्यय द्वारा संयुक्त हो, यानी जुड़े हों और वे परस्पर आश्रित न होकर समान रूप से प्रदान हो, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। इसे हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि जिस वाक्य में एक से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे संकटों ने उसे हर तरह से घेरा किंतु वह निराश नहीं हुआ। अब यहाँ पर किंतु वह निराश नहीं हुआ, देखिए संकटों ने उसे हर तरह से घेरा, ये अपने आप में एक पूर्ण वाक्य हो गया। वह निराश नहीं हुआ, ये भी अपने आप में एक पूर्ण वाक्य हो गया। किंतु शब्द से इसे जोड़ देने के कारण, यानी संयोजक अव्यय से इसे जोड़ देने के कारण ये संयुक्त वाक्य हो गया। इसी प्रकार से आप बाहर बैठे और प्रतीक्षा करें। आप बाहर बैठे अपने आप में पूर्ण वाक्य है, प्रतीक्षा करें ये भी अपने आप में पूर्ण वाक्य है। इसी प्रकार से हरि ऊपर से प्रसन्न था, यहाँ ये अपने आप में पूर्ण वाक्य हो गया। उसका हृदय रो रहा था, ये भी अपने आप में पूर्ण वाक्य हो गया। किंतु यहाँ पर जो है और किंतु शब्द को हमने जोड़ दिया, तो इन्हें जोड़ देने से ये वाक्य संयुक्त वाक्य बन गए। और कैसे कि हरि बाहर आप बाहर बैठे और प्रतीक्षा करें। अब ये दो वाक्य मिलकर के एक वाक्य बना है, यानी संयुक्त वाक्य हुआ है। इसी प्रकार से हरि ऊपर से प्रसन्न था किंतु उसका हृदय रो रहा था, किंतु जोड़ देने से ये दो स्वतंत्र वाक्य जो है संयुक्त वाक्य में परिवर्तित हो गए हैं। इसी प्रकार से राम को हिंदी पढ़नी थी, इसलिए वह केसी शर्मा जी के यहाँ गया है। अब यहाँ पर इसलिए जो शब्द हमने जोड़ा ये वाक्य को संयुक्तता प्रदान कर रहा है। तो राम को हिंदी पढ़नी थी, अपने आप में स्वतंत्र है। वह केसी शर्मा जी के यहाँ गया, ये वाक्य भी अपने आप में स्वतंत्र है। परंतु दोनों पूर्ण वाक्यों को इसलिए से हमने जोड़ दिया, तो जोड़ देने के कारण संयोजक अव्यय से जुड़ने के कारण से ये संयुक्त वाक्य हो गए। इसी प्रकार से मैंने तुम्हें बार बार पुकारा परंतु तुमने मेरी आवाज नहीं सुनी। मैंने तुम्हें बार बार पुकारा, ये अपने आप में स्वतंत्र वाक्य है। और तुमने मेरी आवाज नहीं सुनी, ये भी अपने आप में स्वतंत्र उपवाक्य है। परंतु शब्द से जोड़ देने के कारण ये स्वतंत्र वाक्य एक संयुक्त वाक्य में परिवर्तित हो गया। तो मैंने तुम्हें बार बार पुकारा परंतु तुमने मेरी आवाज नहीं सुनी। यहाँ पर परंतु शब्द के जुड़ जाने से ये वाक्य संयुक्त वाक्य में परिवर्तित हो गया। ध्यान रखिए, संयुक्त वाक्य में कुछ संयोजक अव्यय होते हैं, किंतु, परंतु, लेकिन, बल्कि, और, अथवा, या। ये संयोजक अव्यय यदि दो स्वतंत्र वाक्यों में जुड़ जाते हैं तो उनके जुड़ जाने से वे संयुक्त वाक्य हो जाते हैं। मिश्र या मिश्रित वाक्य। मिश्र या मिश्रित वाक्य। मिश्र या मिश्रित वाक्य की परिभाषा होती है जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्र या मिश्रित वाक्य कहते हैं। एक प्रधान उपवाक्य और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो वहां पर मिश्र या मिश्रित वाक्य होता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम परिश्रमी बनो जिससे जीवन में सफल हो सको। यहाँ पर तुम परिश्रमी बनो
जिससे जीवन में सफल हो सको। इस वाक्य में दो उपवाक्य है, पहला है तुम परिश्रमी बनो और दूसरा है जीवन में सफल हो सको। इसी प्रकार से जैसे ही हम घर से बाहर निकले बारिश होने लगी, यहां पर भी दो उपवाक्य हैं, पहला जैसे ही हम घर से बाहर निकले और दूसरा है बारिश होने लगी। इसी प्रकार से वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब वही मनुष्य है, ये प्रधान उपवाक्य हो गया। वही मनुष्य है, ये क्या हो गया? प्रधान उपवाक्य है। जो मनुष्य के लिए मरे, ये आश्रित उपवाक्य हुआ। जो मनुष्य के लिए मरे, ये क्या हुआ? आश्रित उपवाक्य है। हमारी भलाई इसी में है कि हम किसी की बुराई नहीं करें। अब यहां पर पहला जो वाक्य है, हमारी भलाई इसी में है कि ये प्रधान उपवाक्य है और हम किसी की बुराई नहीं करें, ये आश्रित उपवाक्य हुआ। इसी प्रकार से रमा रमाकांत की बड़ी बहन है जो रामनगर में रहती है, यहां पर भी एक प्रधान उपवाक्य और एक आश्रित उपवाक्य है। तो ध्यान रखिएगा, मिश्र या मिश्रित वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक आश्रित उपवाक्य होता है। इसकी पहचान के तौर पर हमें ध्यान रखना है कि प्राय मिश्र वाक्यों में कि वह, जिसे, उसे, ऐसा, जो, वही, जिसे, यदि, तो जैसे योजक होते हैं। इन योजकों के माध्यम से हम पता लगा सकते हैं कि इसमें मिश्र या मिश्रित वाक्य है या नहीं। अब बात आती है इसके बाद में उपवाक्य किसे कहते हैं, क्योंकि हमने यहां पर कहा है कि उपवाक्य, तो उपवाक्य क्या होते हैं? ध्यान दीजिएगा, उपवाक्य किसे कहते हैं? कि ऐसा प्रसंग हो जिसका अपना अर्थ हो, जो एक वाक्य का भाग हो, उसे उपवाक्य कहते हैं। उपवाक्य दो प्रकार के होते हैं, पहला है प्रधान उपवाक्य और दूसरा है आश्रित उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा देखिएगा। जो उपवाक्य का मुख्य अंश होता है, ध्यान दीजिए, जो उपवाक्य का मुख्य अंश होता है और बिना किसी उपवाक्य की सहायता के पूरा अर्थ प्रकट करता है, उसे प्रधान उपवाक्य कहते हैं। जैसे केशव ने कहा कि मैं पढ़ूंगा, यहां पर केशव ने कहा, तो केशव ने कहा ये प्रधान उपवाक्य है। इसी प्रकार से आश्रित उपवाक्य, जिस उपवाक्य का अर्थ प्रधान उपवाक्य पर आश्रित रहता है, उसे आश्रित उपवाक्य कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, केशव ने कहा कि मैं पढ़ूंगा, यहां पर मैं पढ़ूंगा, कि मैं पढ़ूंगा, यह आश्रित उपवाक्य है। पहले वाक्य में केशव ने कहा, यह प्रधान उपवाक्य है, और दूसरे में कि मैं पढ़ूंगा, यह आश्रित उपवाक्य है। ध्यान दीजिएगा, आश्रित उपवाक्यों के प्रारंभ में प्राय, कि, जिससे, ताकि, जो, जितना, जो, चूंकि, क्योंकि, यद्यपि, जब, जहां इत्यादि शब्द आते हैं। अब आश्रित उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो आश्रित उपवाक्य जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला संज्ञा उपवाक्य, दूसरा विशेषण उपवाक्य और तीसरा है क्रिया विशेषण उपवाक्य। पहला है संज्ञा उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य की परिभाषा है प्रधान उपवाक्य की क्रिया के कर्ता, कर्म या पूरक के रूप में आने वाले वाक्य को संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। संज्ञा उपवाक्य प्राय की संयोजक से जुड़े होते हैं। ध्यान दीजिए, संज्ञा उपवाक्य की संयोजक से
जुड़े होते हैं। जैसे मुझे विश्वास है कि आप जरूर आएंगे, तो यहाँ की संयोजक से जो है संज्ञा उपवाक्य जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार से दूसरा विशेषण उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य के किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले उपवाक्य विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। विशेषण उपवाक्य के लिए भी ध्यान देना आवश्यक है कि विशेषण उपवाक्य में भी जिसे, जहां, जो, जिन्हें, जिनका आदि संयोजक जुड़े होते हैं। जैसे ये वही आदमी है जिसने कल मदद की थी। अब यहाँ जो आदमी शब्द है ये क्या है? संज्ञा शब्द है। जो मेहनत करता है उसे अवश्य सफलता मिलती है। यहाँ पर उसे जो शब्द है ये सर्वनाम शब्द है। इसके बाद में तीसरा आता है हमारा क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण उपवाक्य जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। ध्यान दीजिए, जो आश्रित उपवाक्य क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे यदि बोलना नहीं आता तो चुप रहना चाहिए। अब यहाँ पर चुप रहना चाहिए ये क्रिया की विशेषता को बता रहा है। इसी प्रकार से क्रिया विशेषण उपवाक्य के भेद। क्रिया विशेषण उपवाक्य के भेद होते हैं 5। कितने? क्रिया विशेषण उपवाक्य के 5 भेद है। कितने हैं? 5 भेद है। कौन कौन से? काल सूचक, दूसरा है स्थान सूचक, तीसरा है रीति सूचक, चौथा परिणाम सूचक और पांचवा हेतु सूचक उपवाक्य। पहला काल सूचक उपवाक्य। काल सूचक उपवाक्य कहाँ होते हैं? ध्यान दीजिए, ज्यों ही, जब, तभी से आरंभ होने वाले वाक्य काल सूचक उपवाक्य कहलाते हैं। ज्यों ही, जब, तभी से शुरू होने वाले उपवाक्य काल सूचक उपवाक्य कहलाते हैं। जैसे जब मैं घर पहुंचा तब वर्षा हो रही थी। तो यहाँ काल समय के बारे में बताया गया है। इसी तरह से स्थान सूचक जहां, जिधर, जिस तरह, जिस जगह आदि क्रिया विशेषण वाले उपवाक्य स्थान सूचक उपवाक्य कहलाते हैं। जैसे जहां तुम रहते हो मैं भी वहीं रहता हूं। तो यहाँ पर स्थान विशेष को बताया गया है। इसी प्रकार से तीसरा है रीति वाचक उपवाक्य। जहां, जिस तरह, जैसे आदि क्रिया विशेषण वाले उपवाक्य आश्रित उपवाक्य होते हैं। ये आश्रित उपवाक्य होते हैं। जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो यहाँ पर जैसा करोगे ये प्रधान उपवाक्य, दूसरा वैसा भरोगे ये आश्रित उपवाक्य है। तो ये क्या होते हैं? जैसा, जिस तरह आदि जो है ये आश्रित उपवाक्य रीतिवाचक उपवाक्यों के तहत आते हैं। इसी तरह से परिमाण वाचक उपवाक्य जितना, जितनी, जैसे, जैसे आदि क्रिया विशेषण वाले उपवाक्य आश्रित उपवाक्य होते हैं। जैसे आपको वैसा, वैसे करना चाहिए जैसे मैं करता हूं। यहाँ जैसे मैं करता हूं यह आश्रित उपवाक्य हो गया। इसी प्रकार से हेतु सूचक उपवाक्य यदि, यद्यपि, ताकि से शुरू होने वाले उपवाक्य आश्रित उपवाक्य होते हैं। जैसे यदि वर्षा अच्छी होती तो फसल बढ़ जाती। यहाँ फसल बढ़ जाती, ये उपवाक्य पहले वाक्य का क्या है? आश्रित है। तो फ्रेंड्स ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और पूरी तरह से समझ में भी आया होगा। डेफिनेटली आपके 2 नंबर यहाँ पर पक्के हो जाते हैं। तो अब आप शीघ्रता से हमारा ये चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें